हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की डेट आ चुकी है, आप सभी को पता होगा। मई की स्टार्टिंग में एग्जाम्स हैं और सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। और अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। आज से मैं कुछ अब इससे रिलेटेड भी अब वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। तो पहला जो फर्स्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें रियलिटी ये है कि मुझे थोड़ा सा इस टाइप की चीजें पढ़ने में काफी इंटरेस्ट होता है, जो थोड़ी आ, कहानी टाइप की होती हैं, थोड़ा दार्शनिक चीजें इसमें होती हैं। कुछ आपको विचार करना पड़ता है। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी तो बिल्कुल साइंटिफिक होती है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसीलिए कुछ लोगों को ये काफी अलग भी लगता है और काफी कठिन भी लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत इजी है। फिजिकल ज्योग्राफी से काफी इजी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ें तो। और नेट के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने तैयारी की और किस तरीके से जो इस बार वाला एग्जाम जस्ट अभी हुआ है, जिसमें मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें मुझे कितनी हेल्प मिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो सारी बातें डिस्कस यहाँ पे होंगी। और मेरा इसमें ये प्लान है कि मैं पूरे पिछले 5 से 6 साल तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो आए हुए हैं, कई बार रिपीटेड हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात ये पता चलेगी कि बेसिकली आपको लोग यह तो बता देते हैं कि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लेकिन सॉल्व करने कैसे हैं वो चीज आपको यहाँ पे पता चलेगी। और निश्चित निश्चित बात है कि अगर ये वीडियो जो भी हम बनाएंगे आगे कुछ समय के लिए, इतना मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट काफी अभी समय बचा हुआ है, पर्याप्त 2 से ढाई महीने, तो ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें, जिससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सके। तो ये प्रयास रहेगा कि एक एक वीडियो आप देखते जाएं और उससे आपको खुद ही अंदाजा मिलेगा कि कितनी ज्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा कि जो चीजें बताई जाएंगी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए, उसकी भी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल भी समय वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले आए हुए हैं। वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा लंबा वीडियो, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो काफी बोरिंग हो जाता है। हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में करते हुए चलेंगे और एक टॉपिक पे 8 से 10 वीडियोस बनेंगी, 20 मिनट 25 मिनट की, जिससे आप आसानी से देख भी लेंगे, आपको ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा आपके ऊपर, और आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम। किस विद्वान ने पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार आ चुका है थॉट वाले सेक्शन से, और बहुत ही सिंपल है। अगर कुछ कोई लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे थॉट को, तो वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पर आएंगे तो आप थोड़ा उसका आंसर अपने मन में भी सोचिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, और फिर जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो उससे मिलान आप करिएगा और देखिएगा कि आपका सही है कि नहीं। तो इसमें आप ऑप्शंस देख रहे हैं, हेटनर, थॉमस कुहन, एलन चर्चिल सैम्पल और कार्ल सॉर। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और पैराडाइम, अब इससे आपको एक चीज ये पता चल रही है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। आपके यूनिट में, थॉट की यूनिट में एक चैप्टर है पैराडाइम शिफ्ट का, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और पैराडाइम पे एक मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं 2 पार्ट्स में। थॉट की ह्यूमन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसमें आपको किसी भी बुक में भी आप देखिएगा, SD मौर्य सर की बुक में काफी अच्छे से चैप्टर दिया हुआ है। थॉमस कुहन, थॉमस कुहन एक बहुत ही बड़ा नाम थॉट की दृष्टि से। उन्होंने पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। पैराडाइम एक तरीके से कॉन्सेप्ट उनका है, बाद में आगे चल के इन्हीं की एक शिष्या थी मार्गरेट मास्टरमैन। अगर यहाँ पे मास्टरमैन लिखा होता तो थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज होते, क्योंकि मास्टरमैन ने भी बहुत काम किया है। उन्होंने
सोशियोलॉजिकल पैराडाइम, ग्लोबल पैराडाइम, कंस्ट्रक्ट पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग नहीं की। पैराडाइम कॉन्सेप्ट आने के बाद उन्होंने उस पर काम किया, लेकिन जो स्टार्टिंग इन्होंने की वो प्रणेता अगर हम कहें तो वो थॉमस कुहन महोदय माने जाते हैं। अल्फ्रेड हेटनर का इसमें कोई काम नहीं है, सैंपल का दूर दूर से इससे कोई नाता नहीं है। सैंपल को इसलिए ऑप्शन में रखा गया जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, क्योंकि सैंपल भी एक अमेरिकन विदुषी थी और थॉमस कुहन भी अमेरिकन ही विद्वान थे। कार्ल सौर भी अमेरिकन थे। अब देखिए कि इसके जो ऑप्शन से कितने यहाँ पे टफ हैं, क्योंकि तीन तीन आपको अमेरिकन विद्वान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, थॉमस कुहन, बहुत ही सिंपल सरल सा इसका उत्तर होगा। तो इसको आप नोट भी करते हुए चलिए, क्योंकि हम बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, बहुत स्पीड में हम नहीं भाग रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नॉर्मल तरीके से हम चलेंगे और क्वालिटी वाली स्टडी होगी कि एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है सभी लोग समझ ही गए होंगे कि पैराडाइम। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप साइड में अपनी रफ कॉपी पे एक चीज ये भी नोट करते रहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। थोड़ा आपके हिंट के लिए वो अच्छा होगा। तो यहां से आपको एक पता चल गया कि पैराडाइम से क्वेश्चन आता है, तो पैराडाइम वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और उसमें थॉमस कुहन ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो बस मुझे लगता है कि इतनी चर्चा सफिशिएंट होगी एक क्वेश्चन पे। अब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमें पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करने हैं। जैसे मैं करवा रहा हूं या आप किसी बुक से करेंगे, तो आपको पहला काम तो ये करना है, किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी यूनिट के लिए आपको वो क्वेश्चन नोट करते जाना है अपनी डायरी में, नोटबुक में। इसके बाद सही उत्तर क्या है और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, उसको आपको खोल के देखना पड़ेगा। इतना अगर आप काम कर लेंगे, अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि पैराडाइम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद आप बुक खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे, आप थोड़ा सा और पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे कि कोहन ने क्या डेफिनेशन दी है, मास्टरमाइंड का क्या काम है पैराडाइम पे, इसके अलावा पैराडाइम होता क्या है, कुछ चीजें आप पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आएगा और तैयारी अच्छी होगी। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, हु यूज्ड कोरियोग्राफी टू डिस्क्राइब जियोग्राफी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, पेपर मैंने दिया तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए सभी लोगों को तैयारी जो करनी चाहिए वो इंग्लिश में ही करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश का कंटेंट पढ़ना शुरू कर दें। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं भी जो पूरी नोट्स मेरी बनी हुई है जिस भी टॉपिक की, वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ही बनी है। कहीं पर भी मैंने इंग्लिश में नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन से लेके और अभी मास्टर्स चल रहा है, अभी भी मैं हिंदी का ही, हिंदी मीडियम से ही हूँ। लेकिन एक चीज मैंने की थी तैयारी के दौरान कि जहां जहां भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी टॉपिक पढ़े, तो टॉपिक का नाम और विद्वान का नाम और मतलब उसका जो उसमें टर्म्स थे टॉपिक में, वो सारे मैंने इंग्लिश में तैयार करने का प्रयास किया। और इसका काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिला एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में भी पढ़ने का प्रयास करिएगा पीवाईक्यूज को। वैसे बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। किसने सबसे पहले कोरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया भूगोल को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, कठिन उतना नहीं है बट कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। हमबोल्ट, रिटर, कांट और हेटनर, अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसको ये पता होगा कि हमबोल्ट और रिटर का तो इसमें कोई काम नहीं है। इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो होता है जनरली हेटनर में और कांट में, क्योंकि हेटनर ने भी इस क्षेत्र में काम किया है और कांट ने भी काम किया हुआ है। लेकिन यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा इमानुअल कांट। अल्फ्रेड हेटनर ने जियोग्राफी को कोरोलॉजी कहा था और यहां पूछा जा रहा है कोरोग्राफी। तो थोड़ा बारीक बारीक से अंतर है, ये आपको ध्यान देना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर थॉट को अच्छे से पढ़ना है तो एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, एस डी मौर्य सर की। ये बुक उतनी पॉपुलर नहीं है,
हमारे बीच में। ज्यादातर माजिद हुसैन सर की बुक्स फेमस है, आर डी दीक्षित सर की बुक्स फेमस है, और मैंने तीनों ही किताबें पढ़ी हुई हैं, जिसमें कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुक सारी अच्छी होती हैं। अगर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को होता तो माजिद हुसैन सर की बुक और आर डी दीक्षित सर की बुक से आपको काफी हेल्प मिलती। लेकिन यूजीसी नेट की जो प्रकृति है क्वेश्चंस पूछने की, उससे मुझे ऐसा लगता है कि एस डी मौर्य सर की जो बुक है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें काफी अंदर अंदर की काफी बारीक बारीक चीजें इसमें बताई गई हैं विद्वानों के बारे में। तो कोरोग्राफी और कोरोलॉजी आपको ध्यान देना है। अगर कोरोलॉजी पूछा पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है कि हु डिस्क्राइब जियोग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस, तो वहां पर आप अल्फ्रेड हेडनर के साथ जाएंगे। और अगर पूछा जा रहा है कि कोरोग्राफी शब्द किसने यूज किया, तो कोरोग्राफी अगर पूछा जा रहा है तो वो कांट होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो परंपरागत क्वेश्चन है, जो हर साल आते ही रहते हैं समय समय पे। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है इसको समझने के लिए, कांट को, इन चारों विद्वानों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार। हालांकि अ, ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों से, जैसे इन दोनों से तो कोरोग्राफी और कोरोलॉजी वाला क्वेश्चन बन जाता है। हमबोल्ट और रिटर भी आपके सिलेबस में अलग से रखा गया है, और वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पे हमबोल्ट के बारे में, रिटर के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। और बुक्स में भी आपको काफी मैटर मिल जाएगा इन लोगों के बारे में, तो उसको देख लीजिएगा। और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इमानुअल कांट। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो बुक्स हैं, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें एक रोचक बात यह भी है कि जो बुक्स किताबों में लिखी हुई हैं, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, उसमें विद्वानों का जो चैप्टर होता है ना, उसमें विद्वान के बारे में दिया होता है, फिर उसके बाद उनकी किताबें लिखी होती हैं। लेकिन ये जो बुक्स पूछी जाती हैं, ये ऐसी ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती हैं। पर्सनली मैंने भी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे लगा कि मेरी तो इतनी अच्छी तैयारी है, लेकिन उसके बाद भी बुक्स मैं नहीं अच्छे से सॉल्व कर पा रहा था। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, जितने भी प्रीवियस ईयर में बुक्स पूछी गई थी उसकी मैंने एक लिस्टिंग की, और उन बुक्स को तैयार किया। जो बुक मुझे पहले से तैयार थी वो तो तैयार ही थी, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस में बुक आ चुकी थी उनको भी मैंने देखा, तो उससे काफी हेल्प मिली। और वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी ही आगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे बुक्स के कि वो आप ऑलरेडी वो लिस्टिंग कर सकते हैं। नहीं तो मैं आने वाले दिनों में जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा किताबों से संबंधित। तो इस जो ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किताबें पूछी गई हैं। 100 Years of Geography, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। 100 Years of Geography T.W. फ्रीमैन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैन एंड नेचर जीपी मार्श की, और इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, या कहीं कहीं जियोग्राफिक नेचर भी लिखा होता है, इसी सैंपल। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये क्वेश्चन, कुछ नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे जो एग्जैक्ट आपको पता है और आप बिल्कुल उसका उत्तर देके चले आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा तो आपको आधा पता होता है, और आधे में आपको अपना कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में दो किताबें बहुत ही सरल हैं, अगर जिसने थॉट अच्छे से पढ़ा होगा उसको, मुझे जहां तक लगता है कि जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी और इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक नेचर, ये तो पता ही होगा क्योंकि ये दो बहुत ही फेमस बुक है। लेकिन जहां तक बात है जीपी मार्श की और T.W. फ्रीमैन की, ये शायद किसी को पता हो। पर्सनली मैं बताऊं अगर अपने बारे में, तो जीपी मार्श और T.W. फ्रीमैन, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने इन लोगों का नाम भी उतना नहीं सुना था। शायद कहीं पढ़े रहे होंगे, बट उतना ज्यादा मैं नहीं जानता था। लेकिन बाद में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो पता चला कि ये जो मार्श की बुक है और जो ये फ्रीमैन की बुक है, ये कई बार पूछी जा चुकी है।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये इसका सही आंसर हो गया। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि 4 बुक्स में कम से कम 1 या 2 बुक तो ऐसी होंगी जो नॉर्मल बुक होंगी, जो आप पढ़े होंगे, लेकिन 1-2 बुक ऐसी होंगी जो बहुत ही मतलब कम फेमस बुक होंगी। बुक्स तो सारी अच्छी मतलब विद्वानों की इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बहुत फेमस होती हैं। अब जैसे ऐसा नहीं है कि हमबोल्ट ने सिर्फ कॉस्मोस ही लिखा, लेकिन कॉस्मोस ज्यादा फेमस हो गई। उसी तरीके से इन कुछ जो कम फेमस बुक होती हैं, कम प्रसिद्ध किताबें होती हैं, वही हमें कंफ्यूजन हमारे लिए क्रिएट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बुक्स को ध्यान से देखना है और इन किताबों को आप नोट करते चलिए, जो किताबें यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई किताब आपको एग्जाम में मिलेगी। तो ये हम लोग का हो गया थर्ड क्वेश्चन। बुक्स के लिए मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेलफेयर जियोग्राफी। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कल्याणपरक भूगोल की दृष्टि से या कल्याणपरक भूगोल के लिए सही नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ऊपर ऊपर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इसमें आते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको वेलफेयर जियोग्राफी के बारे में बताना है, मतलब आपको सही कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं। इट स्टडीज द क्वेश्चन ऑफ हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ। वेलफेयर जियोग्राफी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है पहले वाले पॉइंट पे कि कौन क्या पाता है, कहां पाता है, कौन क्या पाता है, कहां पाता है और कैसे पाता है, क्या प्रॉब्लम्स है आम आदमी की। तो ये सारी कल्याणकारी भूगोल में हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इट मच कंसर्न्ड अबाउट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी रिसोर्सेज एंड सिविक कम्युनिटीज। इट वाज पार्ट ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट पॉजिटिविज्म इन जियोग्राफी और इट सीक्स टू चेंज द प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप। ये चारों पॉइंट्स आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो चौथा पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रेजेंट हमारा आर्थिक और जो राजनीतिक जो एक सेटअप है, जो एक व्यवस्था है, उसमें बदलाव की बात करता है, ये बात गलत है। कल्याणकारी भूगोल में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। ये जो पॉइंट है ये रेडिकल जियोग्राफी का पॉइंट है वास्तविकता में अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन कल्याणपरक भूगोल को नहीं बता रहा है? तो जो हम लोग का चौथा पॉइंट है वो नहीं बता रहा है। चौथा पॉइंट रेडिकल जियोग्राफी के बारे में है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने बहुत डीपली कवर किए हुए हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ह्यूमन जियोग्राफी की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक लगा दूंगा। उस लिंक को आप जब देखेंगे तो जो आप प्लेलिस्ट तक जब पहुंचेंगे वहां से तो आपको सारे के सारे थॉट के वीडियोस मिल जाएंगे और उसमें आप जो टॉपिक आप देखना चाहें उसमें आपको पैराडाइम से रिलेटेड वीडियोस, उसमें और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जिसके क्वेश्चंस अभी आगे हम करेंगे, टॉपिक्स के क्वेश्चन हम करते जाएंगे, तो वहां पे आपको वो उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने बुक्स का एक क्वेश्चन देखा था, तो मैंने बुक्स पर भी कई वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि पहले वाले में कहा जा रहा है कि ये मनुष्य क्या कैसे कहाँ प्राप्त करता है, दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि ये गरीबी, संसाधन इत्यादि से संबंधित उनका क्या वितरण है उसकी बात करता है, और ये प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल ही सही हैं। अगर आपने कल्याणपरक भूगोल को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वेलफेयर जियोग्राफी है ये आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी ओर उसकी बात करता है। लेकिन और रेडिकल जियोग्राफी में भी यही बात बताई गई। रेडिकल जियोग्राफी से ही वास्तविकता में ये चीजें शुरू हुई। लेकिन एक डिफरेंस है रेडिकल और वेलफेयर में कि रेडिकल जियोग्राफी में जो जियोग्राफर्स हैं वो आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करना चाहते हैं, जो इसकी गरीबी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इत्यादि प्रॉब्लम्स होती हैं।
साफ सफाई की समस्या, लेकिन वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटअप में बदलाव लाके सॉल्व करना चाहते हैं। वो शांति से हल नहीं चाहते हैं। लेकिन जो वेलफेयर जियोग्राफर्स हैं, वेलफेयर जियोग्राफर्स आपके जो परिस्थिति है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटअप पहले से बना हुआ है, उसी को फॉलो करते हैं और उसी में चेंज लाने का प्रयास करते हैं। वो कोई बहुत बड़े बदलाव की बात नहीं करते। वो जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बदलाव तो लाना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि बदलाव लाने के लिए हमें बड़े स्तर पे कोई काम नहीं करना होगा, हम धीरे धीरे जो लोग हैं उन्हीं वही लोग रहेंगे सत्ता में, लेकिन हम धीरे धीरे बदलाव लाते रहेंगे और हम एक समायोजन स्थापित करेंगे उन लोगों के साथ। एक तो वो व्यक्ति है, ये वेलफेयर वाला व्यक्ति है। लेकिन जो रेडिकल वाला होगा, जो रेडिकल विचारधाराओं को मानने वाला होगा, वो ये सोचेगा कि हम पूरा व्यवस्था ही चेंज कर दें, एकदम से पूरी व्यवस्था बदल जाए। तो दोनों तरह के जियोग्राफर्स हैं, लेकिन मूल बात यह है कि दोनों ही जो हमारी भूगोल की कह सकते हैं कि विचारधाराएं हैं, रेडिकल और वेलफेयर, दोनों ही आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, आम आदमी की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं। तो वहां पे आपको डिटेल में चीजें पढ़ने को मिलेंगी आगे वीडियोस में जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये हम लोग का था चौथा क्वेश्चन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने समझने वाले और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि वेलफेयर ज्योग्राफी किसने दिया, किसने इस पे काम किया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब आप पिछले 10 साल पुराना पेपर उठाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन से अधिक मिलेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाले हैं। हर यूनिट से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया और अब आपको आइडिया एक लग रही होगी क्वेश्चंस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Who gave the theory of rimland, giving importance to sea powers due to their ability to make a rim around heartland in the book The Geography of Peace? ये फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और रिमलैंड शायद ही कोई हो जो इसके बारे में न जानता हो। स्पाइक मैन का ये कॉन्सेप्ट है, तो इसका सीधा सीधा जो उत्तर हो जाएगा कि हु गिव द थ्योरी ऑफ रिमलैंड, मतलब कि किसने रिमलैंड का जो ये विचार है या जो सिद्धांत है वो दिया, जिसमें कि जो सी पावर है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है और हर्टलैंड के चारों चारों ओर एक रिम की बात की गई है। और बुक है द जियोग्राफी ऑफ पीस, इसको हम लोग हिंदी में शांति का भूगोल भी बोलते हैं। तो ये जनरली थॉट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पॉलिटिकल जियोग्राफी में भी आता है। तो यहाँ से जनरली ये दो चीजें आपकी तैयार होंगी। ये ब्रिटिश जियोग्राफर्स वाला जो हमारा चैप्टर है, ब्रिटिश जियोग्राफर्स में हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं। हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट है, रिमलैंड का कॉन्सेप्ट है, और यही चीजें इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिए भी। तो पॉलिटिकल अगर आप हार्टलैंड और रिमलैंड जैसे थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पॉलिटिकल जियोग्राफी में भी वो चीजें हेल्प करेंगी और वो चीजें आपकी थॉट में भी कहीं ना कहीं उससे कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो खैर इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने वाली चीज है नहीं। स्पाइक मैन का ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, और मैकिंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्टलैंड है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी है और ग्रेजुएशन से ही हम लोग इस चीज को पढ़ते हुए आए हैं कि हम मैकिंडर का जो हार्टलैंड थ्योरी है, हृदय स्थल सिद्धांत, ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक सिद्धांत माना जाता है। और आगे आने वाले समय में एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा और इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि मैकिंडर ने अपने हार्टलैंड थ्योरी में क्या क्या बातें बताई हैं और स्पाइकमैन का रिमलैंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और यूजीसी जो नेट का हमारा एग्जाम है उसमें अगर मैकिंडर को हम किस प्रकार से पढ़ें कि हमारे आंसर सही हो जाएं, क्योंकि मैकिंडर की थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है। स्टार्टिंग में मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये बेसिकली क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मुझे एक आइडिया लगी कि मैकिंडर में ज्यादातर क्वेश्चंस उनकी बुक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जो उन्होंने समय समय पे अपनी बुक में चेंजेस किए, अलग अलग बुक्स लिखी। हार्टलैंड थ्योरी किसी एक बुक की थ्योरी नहीं है, उन्होंने कई किताबें लिखी अलग अलग समय पे और चेंजेस किए अपने थ्योरी में। तो ये इस फिलहाल पांचवें जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो स्पाइक मैन हो जाएगा। तो ये दो चीजें तो आप कहीं पर भी नोट करके रख लें कि रिमलैंड जो ये कॉन्सेप्ट है ये स्पाइक मैन के द्वारा दिया गया है और ये कहीं ना कहीं जो हार्टलैंड थ्योरी है उसके विरोध में आया था, उसके अगेंस्ट आया था।
और मैकेंडर का तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हार्ट लेंथ थ्योरी, हृदय स्थल सिद्धांत उनका फेमस है। एक नाम यहाँ चौथे नंबर पे लिखा हुआ है एटी महान। एटी महान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है पॉलिटिकल जियोग्राफी में, और एटी महान भी सी पावर की बात करते हैं। एक नाम आता है सेवरस्काई का। सेवरस्काई जो है वो वायु शक्ति, एयर पावर की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के पॉइंट से यहाँ दो चीजें क्लियर हुई। एक तो स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दी, ये चीज भी हमारी तैयार हुई, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज ऑलरेडी ऐड है, इंक्लूड है, वो ये है कि द जियोग्राफी ऑफ पीस, ये जो बुक है, ये क्वेश्चन में ही चीज दी हुई है। तो यहाँ से एक चीज और हमारी क्लियर हो रही है कि जो रिमलैंड थ्योरी है वो स्पाइकमैन के द्वारा दी गई है, और बुक का नाम भी द जियोग्राफी ऑफ पीस है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है, ये भी पॉलिटिकल जियोग्राफी और हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट दोनों का मिक्स क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। मैकेंडर्स पाइवट एरिया विच ही इन्विजेज्ड टू बी स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट वाज। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैकेंडर का जो धुरी क्षेत्र था वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो उन्होंने बताया जिस एरिया को। और इसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर क्वेश्चन मैकेंडर से ही हमें पॉलिटिकल जियोग्राफी वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। अरेबिया एंड इट्स सराउंडिंग्स, सेंट्रल अफ्रीका, लैंड बिटवीन वोल्गा इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न साइबेरिया इन द ईस्ट, द सेंट्रल रीजन्स ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, और एक चीज मैं यहाँ पे और इंक्लूड करूंगी, इस बार वाले एग्जाम में जो एग्जाम हम लोगों ने दिया उसमें भी मैकेंडर से क्वेश्चंस आए हुए थे। और एक अच्छी बात ये थी कि मैकेंडर से रिपीटेड क्वेश्चन आया था। हालांकि क्वेश्चन वो थोड़ा टफ था, वो एजर्सन रीजन का क्वेश्चन था मैकेंडर से, और वो आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। तो यहाँ सिंपल सिंपल बात की जा रही है, थोड़ा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको यह बताना है कि मैकेंडर का जो पाइवट एरिया है वो क्या था। तो सिंपल सी बात है, मैकेंडर ने जो पाइवट एरिया अपना बताया था वो बताया था लैंड बिटवीन वोल्गा इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न साइबेरिया इन द ईस्ट। अगर आपने मैकेंडर की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि उन्होंने यह बताया है कि ऊपर यहाँ पे तो वाटर बॉडी है, यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, और ये जो बीच का पूरा एरिया, ये हम यूरेशिया मैंने थोड़ा सा बनाया है बस आपको समझाने के लिए। इधर आपका यूराल माउंटेन है और वोल्गा रिवर है, इधर भी माउंटेन्स हैं, ग्रेट खिंगन माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और मंचूरियन प्लेट्यूज, बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स हैं, और नीचे भी माउंटेन्स हैं, क्योनलुन, अल्टन शान, न्यान शान, तेन शान, अलॉट ऑफ माउंटेन्स हियर। तो ये इन सभी माउंटेनियस रीजन्स के बीच में इधर वोल्गा भी है, यूराल भी है, ये बीच का एक एरिया है जिसको इन्होंने बेसिकली पाइवट एरिया नाम दिया। और इनका ये मानना था कि ये एरिया काफी सुरक्षित है, किले की तरह सुरक्षित है, और है भी। इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और ऊपर एक बहुत ही ठंडा ओशन है, आर्कटिक ओशन। तो ऐसा इनका मानना था। बाकी सेंट्रल अफ्रीका हो ही नहीं सकता, कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। अरेबिया, अरब में भी नहीं बताया था इन्होंने। और द सेंट्रल रीजन्स ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड बेसिकली हम लोग नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए टर्म यूज करते हैं, नई दुनिया, वहां पर भी नहीं था। तो यहाँ आपको बस इतना बताना था कि मैकेंडर का जो ध्रुवीय क्षेत्र था वो क्या था, किस एरिया को उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्र माना। तो वोल्गा, पश्चिम में वोल्गा और यूराल है, और पूर्व में आपके इधर साइबेरिया है, और इधर माउंटेन रीजन्स हैं। इनके बीच का जो एक ये एरिया है बनता है, यही बेसिकली है आपका जो उन्होंने पाइवट एरिया नाम दिया। और समय समय पे इन्होंने इस पाइवट एरिया में चेंजेस किए, चीजों को ऐड भी करते गए। और बाद में इस बार जो क्वेश्चन आया था इससे, वो ये आया था, मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को थोड़ा सा। उसमें ये कहा गया था कि यद्यपि बात तो सही है कि ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन मैकेंडर एक चीज ये उन्होंने मतलब ये नहीं वो समझ पाए उस समय कि हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट अब फिलहाल नहीं है। रिसोर्स हालांकि यहाँ होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है, और भी जो इम्पोर्टेंट एरियाज है जिसको इन्होंने कम इम्पोर्टेंस दी, वो एरिया भी काफी इम्पोर्टेंट थे। तो पूरे
वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ इस एरिया को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कि ये एक पाइवट एरिया है, धुरी क्षेत्र है, वो काफ़ी गलत है। और बाद में आगे चल के जब इनकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत जब रशिया का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, उधर नॉर्थ अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आया, तो फिर धीरे धीरे इनकी जो थ्योरी में हमें चेंज देखने को मिलता है। और ये थ्योरी वास्तव में बहुत ही बड़ी थ्योरी है जो किसी एक ईयर में नहीं दी गई थी। 1904 में, फिर 1919 में, फिर 1943 में। तो एक प्रकार से पूरा 40 टू 50 ईयर्स की पूरी ये थ्योरी है, जिसमें कि मैकिन्डर ने समय समय पे इस थ्योरी में अपने चेंजेस किए हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो रहा था, उसी तरीके से मैकिन्डर अपनी इस थ्योरी में भी चेंजेस करते जा रहे थे। तो इसका तो सही आंसर थर्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे मैकिन्डर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको पता चल गया होगा कि दो ही क्वेश्चन से, कि मैकिन्डर, स्पाइकमैन, रिमलैंड, हर्टलैंड, ये जो दो तीन टर्म्स हैं ये जनरली एंट्रेंस एग्जाम्स में और इधर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों का आज का जो 7th क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who among the following did not support the concept of environmental determinism? मतलब कि जितने नाम यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित, उसमें से कौन जो हमारा पर्यावरणीय नियतिवाद है उसका समर्थक नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करता। तो नियतिवाद डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जिसमें हम लोग नेचर को इम्पोर्टेंस देते हैं मनुष्य के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और काफी इजी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मनुष्य को सर्वशक्तिमान न मानकर बल्कि नेचर जो है हमारा उसको काफी ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं और मनुष्य को नीचा स्थान देते हैं। उससे प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है। तो बेसिकली इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े दूसरे टाइप के हैं। पहला ऑप्शन है रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल। जिसने भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को पढ़ा होगा वो जानता होगा कि रेडजल ने ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। तो रेडजल इसका उत्तर कहीं से भी नहीं हो सकते। और यहाँ एक चीज और ध्यान देने की होती है कि कभी कभी हम लोग जो नॉट वर्ड लगा होता है इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे इस बार मेरा पर्सनली खुद एक क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो गया। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग इसको जल्दबाजी में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग्जाम जो है हमारा उसमें इतना कम टाइम होता है कि हम लोग कभी कभी थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे इसको अगर मैं ऐसे पढ़ लूँ कि हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो जैसे ही आपके दिमाग में सपोर्ट वर्ड आएगा तुरंत आप ना डेविस को देखेंगे, ना हंटिंगटन को देखेंगे, ना देखेंगे चौथा ऑप्शन, आप तुरंत रेडजल के साथ चले जाएंगे। क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेडजल को ही नियतिवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का प्रणेता या फादर माना जाता है। लेकिन इस नॉट को देखना जरूरी है हमारे लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, नन ऑफ दिस। क्योंकि डेविस डेविस हालांकि थॉट में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग डेविस को फिजिकल जियोग्राफी में देखते हैं। डेविस का जो डेविस को क्यों नियतिवादी माना जाता है, डेविस एक अमेरिकन जियोग्राफर थे और उन्होंने जो अपना अपरदन चक्र का कॉन्सेप्ट दिया वो कहीं ना कहीं नियतिवाद से ही प्रेरित हमें देखने को मिलता है। और हंटिंगटन हंटिंगटन को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनिस्टिक माना जाता है। हंटिंगटन ने जलवायु, क्लाइमेट को काफी इंपॉर्टेंस दिया। जैसे कुछ नाम आपको याद होंगे, जैसे रेडजल हो गए। रेडजल के बाद, रेडजल तो खैर जर्मन थे, रेडजल की शिष्या थी एलेन चर्चिल सैंपल। उनका बहुत योगदान है नियतिवाद को बढ़ावा देने में। इसके अलावा सैंपल के साथ एक और अमेरिकन थे। सैंपल भी अमेरिकन विदुषी थी, एक अमेरिकन विद्वान और हुए अल्सवर्थ हंटिंगटन, जिन्होंने नियतिवाद को काफी बढ़ावा दिया, फेमस किया। और उन्होंने नियतिवाद में भी जो उनका क्लाइमेट, जलवायु किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है उस पर उन्होंने काफी जोर दिया। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन, डेविस, रेडजल तीनों ही समर्थक हैं डिटर्मिनिज्म के। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये जो है सही यहाँ पे हो रहा है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा विद्वान क्लाइमेट को काफी इंपॉर्टेंस देता था, तो उसमें हंटिंगटन सही आंसर होंगे। और वो ऐसा क्वेश्चन अभी आगे हम लोग देखेंगे, कई बार ये चीज आ चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले एस्पेक्ट में, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि प्रोबेबिलिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी, ये कुछ
विचारधाराएं दी गई हैं ज्योग्राफी की, और बगल में उन विचारधाराओं के समर्थक या किसने दिया उस कॉन्सेप्ट को, कौन उसके लिए जाना जाता है, उन विद्वानों के नाम लिखे गए हैं और आपको ये मैच करवाने हैं। इसमें जो सबसे इजी वाला होगा वहीं से आपको इसमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म हम सभी लोग जानते हैं कि ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। प्रोबेबिलिज्म, प्रसंभाव्यवाद, OHK स्पेट एक बहुत ही बड़े जियोग्राफर, ब्रिटिश जियोग्राफर। सिस्टमेटिक जियोग्राफी बेसिकली हम्बोल्ट महोदय जाने जाते हैं सिस्टमेटिक जियोग्राफी के लिए, उसको फेमस करने के लिए। और रीजनल जियोग्राफी जो है वो रिटर उसके लिए जाने जाते हैं। आर से रीजनल और आर से रिटर, इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम्बोल्ट और रिटर में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सिस्टमेटिक। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम्बोल्ट और रिटर दोनों सिस्टमेटिक और रीजनल दोनों को महत्व देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम्बोल्ट का ज्यादा झुकाव सिस्टमेटिक की ओर था और रिटर का ज्यादा झुकाव रीजनल की ओर था। तो आर से रिटर, आर से रीजनल, इस तरीके से आप अपना कुछ दिमाग में हिंट ले सकते हैं। और स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ नियतिवाद, जिसको हम लोग नव नियतिवाद बोलते हैं, वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया, जिसमें बताया गया है कि आप प्रकृति को भी महत्व दीजिए, मनुष्य को भी महत्व दीजिए, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और उस सबसे पहले प्रोबेबिलिज्म नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है प्रसंभाव्यवाद, जिसमें यह बताया गया था कि मनुष्य के लिए प्रकृति भी इंपॉर्टेंट है और मनुष्य प्रकृति क्या हमें अवसर प्रदान कर रही है उसको ध्यान में रख के अगर अपना काम करेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। प्रसंभाव्यवाद, इस पर एक अलग वीडियो बनी हुई है, देख सकते हैं आप सभी लोग वहां पे जाके प्लेलिस्ट में थॉट की। तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, सारे मैच हैं। और कभी कभी ऐसे ऑप्शंस भी आ जाते हैं जिसमें ऑलरेडी मैच होता है, तो इसमें डायरेक्टली मैच्ड है पहले से ही। प्रोबेबिलिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, सिस्टमेटिक जियोग्राफी और रीजनल जियोग्राफी। मिलान वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते क्योंकि 4 में से 2 आपको पता होते ही हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन मिलान वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ये होती है कि मिलान तो आप वहां करेंगे नहीं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसमें नीचे ऑप्शंस होते हैं, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। तो इस तरीके में हो सकता है आपने वहां पे मिलान सही किया हो, लेकिन जब आप नीचे सही ऑप्शन चूज करने जाएं तो वहां पे आप दूसरा चूज कर दें, क्योंकि समय भी कम होता है। प्लस यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिज्म OHK स्पेट का है, लेकिन अगर नीचे लिखा रहा है 1 का 1, इस तरीके से वही ये इसी चीज को अगर हम नंबर्स की फॉर्म में कर दें तो चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये तो मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात हो गई। जो हमारे पैसेज आते हैं, पैसेज भी पेपर 1 और पेपर 2 के काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि पैसेज पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पैसेज आपके हाथ में नहीं है लिखा हुआ किसी बुक में या आपके नोट्स में, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको कुछ अपनी पेन चलानी पड़ेगी, कौन सा आंसर कहाँ तक के लिए होगा आपको मार्क करना पड़ेगा, तभी आप सही से पैसेज से आंसर छांट पाएंगे। लेकिन आंसर चूंकि स्क्रीन पे होता है, वहां आप कोई पेन चला नहीं सकते, तो आपके पास बस यही ऑप्शन होता है कि आप जो है क्वेश्चन देखें और स्क्रीन में आंसर देखें। तो पैसेज वाले क्वेश्चंस भी इस कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा एग्जाम है उसमें बहुत दिक्कत करते हैं। इसके बाद हम लोग का 9वां क्वेश्चन, जियोग्राफिया इन 17 वॉल्यूम्स रिटन बाय टॉलमी, प्लिनी, एरिस्टोटल, स्ट्रेबो। थोड़ा सा यहाँ पे आप एलिमिनेट भी चीजों को कर सकते हैं। जियोग्राफिया एक ऐसी बुक है जो रोमन जियोग्राफर ने लिखी है, तो एरिस्टोटल सीधे कट जाएंगे। एरिस्टोटल एक ग्रीक जियोग्राफर माने जाते हैं, ग्रीक विद्वान माने जाते हैं। हालांकि ही वॉज नॉट अ जियोग्राफर, ही वॉज अ फिलोसोफर, और उन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया। और इसका जो सही आंसर होगा वो बेसिकली स्ट्रेबो है, क्योंकि स्ट्रेबो ने जियोग्राफिया लिखी। जियोग्राफिया बुक्स बहुत कई लोगों ने लिखी हुई है। जो मेरी बुक वाला वीडियोस में आप देखेंगे तो जियोग्राफिया ही नाम है, लेकिन कई लेखकों ने उस बुक को लिखा है, अलग अलग लोगों ने जियोग्राफिया नाम दिया हुआ है। लेकिन उनमें जो सबसे फेमस जियोग्राफिया है या जियोग्राफिया से जिसको हमेशा जियोग्राफिया से जोड़ा जाता है वो है हमारे स्ट्रेबो महोदय, जिनको जब हम लोग रोमन जियोग्राफर्स पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग ही स्ट्रेबो से करते हैं।
स्ट्रेबो की इस जियोग्राफिया में बहुत विश्व के अलग अलग स्थानों का वर्णन है और वर्तमान समय में बहुत सारी जानकारियां हमको इनकी इस जियोग्राफिया से मिली हैं। तो इसलिए इनकी जो जियोग्राफी है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से टॉलमी की भी बहुत फेमस बुक्स हैं, जैसे अल्माजेस्ट उनकी बहुत फेमस है, एनालिमा उनकी काफी फेमस है, प्लिनी की हिस्टोरियन नेचुरलिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो तो बुक्स वाली वीडियोस में आपको सभी बुक्स मिलेंगे, और बुक के लिए आप जो भी बुक्स पढ़ते होंगे थॉट की, उसमें भी एक लिस्टिंग जरूर कहीं ना कहीं बुक की होगी कि अलग अलग विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। 10वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा लंबा इस वीडियो को मैं नहीं करूंगा, एक दिन में हम लोग 10-15 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे जिससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम बिकेम पॉपुलर इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी। ये पॉलिटिकल जियोग्राफी का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है और थॉट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट दिया किसने, क्योंकि भले ये चीज यहाँ पूछी नहीं जा रही है, लेकिन चूंकि हम थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये पता होना जरूरी है। तो लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक रैटजल महोदय ने दिया था, और ये उनके कहीं ना कहीं जो उनका नियतिवाद का कॉन्सेप्ट था उसी से ये जुड़ा हुआ है। और लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? लेबेंसरम लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट बेसिकली यह कहने का प्रयास करता है कि जो हमारा स्टेट है वो एक जैविक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट है। इसको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट भी हम लोग बोलते हैं। जिस प्रकार से एक ह्यूमन में डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से जो मान लीजिए कोई स्टेट है, वो स्टेट अगर किसी दूसरे स्टेट को या दूसरे प्लेस को युद्ध इत्यादि करके अगर जीत ले रहा है और अपने में मिला ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है। तो जो नियतिवाद वाला कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने मतलब यहाँ से जोड़ा रेडजल ने। और रेडजल का ये कहना था कि जैसे कोई राज्य अगर दूसरे राज्य से युद्ध करके उसकी भूमि को अगर कब्जे में कर रहा है और अपने एरिया को बढ़ा रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और उन्होंने राज्य को जैविक राज्य की संज्ञा दी है। उन्होंने राज्य को एक सजीव माना है। काफी इंटरेस्टिंग उनका कॉन्सेप्ट है, हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे, काफी रोचक है। और उनकी जो बुक थी पॉलिटिशियन जियोग्राफी बुक में काफी ज्यादा, अब देखिए कितना कंफ्यूज किया गया है। द पाइवट ऑफ हिस्ट्री, द जियोग्राफी ऑफ पीस, ये दोनों बुक्स भी पॉलिटिकल जियोग्राफी की बुक हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। पॉलिटिशियन जियोग्राफी, ये कुछ चीजें तो रटनी पड़ेंगी, बुक्स के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, बुक्स काफी रटने वाली चीजें होती हैं। तो पॉलिटिशियन जियोग्राफी में इन्होंने लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट दिया, और उस समय के जो शासक थे उस पर काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा और युद्ध इत्यादि शुरू हो गए, क्योंकि जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आया, इतना बड़ा स्कॉलर इस विचार को दे रहा है, तो लोग उसको सही मानने लगे। लोग वास्तव में राज्य को एक सजीव की भांति देखने लगे और युद्ध इत्यादि का समर्थन करने लगे। तो जिससे कि आगे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस लेसन को, चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे और डिस्कशन भी हुआ कि कहाँ कहाँ से थॉट में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उस पर भी बात होगी, और उससे भी आपको अब और आइडिया लगना शुरू होगा कि किस प्रकार से थॉट को हमको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैं सेट कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।